नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम यूपीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सप्ताह भर की राज्य विशेष की महत्वपूर्ण खबरों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्ताह की महत्वपूर्ण वो खबरें किन प्रश्नों के रूप में आपके सामने आती हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव 2025 की थीम क्या थी। अब सबसे पहले तो इस प्रश्न में ही एक प्रश्न और आपको मिलता है कि ताज महोत्सव का आयोजन कब से कब हुआ। तो 18 फरवरी से 2 मार्च तक हुआ। अब आपको बताना है इसकी थीम क्या थी। विकल्प आपके सामने है, इनक्रेडिबल इंडिया, संस्कृति का संगम, धरोहर या भारतीय कला। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है, इसकी थीम थी सी, धरोहर थी। अब जानते हैं आपकी ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। राज्य विशेष की ये भी एक महत्वपूर्ण, आप कई परीक्षाओं में पूछी गई आप श्रृंखला देखेंगे, 4 या 5 बार कम से कम ये प्रश्न पूछा गया है। तो ताज महोत्सव बेसिकली ताज के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। ये जो ताज महोत्सव होता है ये हर वर्ष आयोजित होता है और 10 दिन तक इसका आयोजन चलता है। तो आगरा के शिल्प ग्राम में ताज महोत्सव के इस 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। 33वां संस्करण अगर हुआ तो आप समझ सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत इसकी 1992 में हुई थी, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 33वां इसका संस्करण था जिसकी थीम क्या थी? धरोहर थी। बेसिकली ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई थीम थी जिसका की आयोजन आगरा के शिल्प ग्राम में हुआ था और ये हर वर्ष आयोजित होता है, 10 दिवसीय उत्सव होता है। 92 में शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। और आगरा के स्थानीय जो कारीगर हैं, वहां की जो परंपराएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। बात आगरा की करेंगे तो आगरा कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में है और ये यमुना नदी के किनारे है। 1504 में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी और 1504 में ही उसने अपनी राजधानी भी आगरा ले आई थी दिल्ली से। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे इसकी स्थिति है और राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 अंतर्राज्यीय सीमाओं को ये साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आपको दृष्टि आईएएस की तरफ से दृष्टि पीसीएस के जीएस फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों से संबंधित हैं, आपको मिल रही है 60% की छूट। और ये हिंदी माध्यम आरएएस की बात करें उस पर उपलब्ध है। यूपीपीसीएस हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। एमपीपीएससी की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है और 12 मार्च तक यही ऑफर आपको मिलने वाला है। और साथ ही इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप इस ऑफर के संबंध में कोई भी जानकारी विस्तार से हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप जाकर दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलेक्रामा 2025 इसका आयोजन कहां किया गया? सबसे पहले तो इलेक्रामा 2025 ये आप ध्यान रखेंगे क्यों, किससे संबंधित है, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल इसका आयोजन कहां हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा या नई दिल्ली? तो इसका आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। सी इसका ऑप्शन सही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में ही आयोजन हुआ है इसलिए आपके लिए यह परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो देखिए इलेक्रामा है क्या? तो बेसिकली जो भारतीय विद्युत कंपनियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उसका एक बड़ा कार्यक्रम है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप समझ जाएंगे, इलेक्रामा तो इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ साथ विद्युत जो भी संबंधित इससे अगर कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये काफी बड़ा कार्यक्रम है। बेसिकली जो बिजली क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र है उसको ये प्रदर्शित करता है, इसीलिए आयोजन होता है इसका। अब यहां पर इंडिया एक्सपो मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया 22 से 26 फरवरी 2025 को और 16वां संस्करण इसका ये था। और आयोजक की अगर बात करें तो भारतीय विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ यानी IEEMA, इसके द्वारा इसका हम कह सकते हैं आयोजन कराया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विद्युत क्षेत्र की और ऊर्जा क्षेत्र की जो नवीनतम तकनीकी है, जो नई टेक्निक्स हैं, उन जितने भी नई टेक्निक्स हैं उनका प्रदर्शन किया गया इस कार्यक्रम के माध्यम से और उद्योग के सभी पहलुओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ इस आयोजन में विद्युत से जुड़ी हर चीज पर चर्चा की जाती है, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो आगामी ट्रेंड्स क्या आने वाले हैं, ये सभी इन सभी पक्षों पर चर्चा होती है। और ये कार्यक्रम हर 2 साल में आयोजित होता है। देश में विद्युत उद्योग के सबसे बड़े समागम के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसान आपदा योजना के तहत नाव संचालकों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के समान 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यह कथन है आपका।
दूसरा कारण है कि यह योजना नाव संचालकों को किसी भी आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए यहां पर किसान आपदा योजना के तहत नाव संचालक जो होते हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के ही समान 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसकी घोषणा की है। तो ये पहला तो आपका सही है। और दूसरा, नाव संचालकों के किसी भी आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है, तो ये भी सही है। तो पहला विकल्प आपका सही होगा और व्याख्या भी इसकी ये करता है। देखिए अगर बात करें तो कुंभ में जो नाव संचालक थे उनके योगदान को देखते हुए ये घोषणा की गई है। और कोई भी इस तरह का नाविक जो होगा वो कृषक दुर्घटना अगर उसकी होती है, नाव संचालक जो होगा, तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के समान ही यहां पर उसको भी आपदा सहायता दी जाएगी। इसके तहत किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में उसको 5 लाख रुपए सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की गई जिसमें कि महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले जो लोग थे, विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको 10,000 का अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार एक निगम बनाने जा रही है और उस निगम के माध्यम से जो प्रत्येक सफाई कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन सभी श्रमिकों को 16,000 रुपए जो प्रति माह है वो प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो न्यूनतम मजदूरी है अगर उनको नहीं मिल रही है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा को किया गया। और अप्रैल 2025 से जो डीबीटी के माध्यम से अर्थात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से ये 16,000 रुपए प्रति माह उनको प्रदान किया जाएगा। हाल ही में मियावाकी तकनीक का प्रयोग कर किस डंपिंग यार्ड को हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया? मियावाकी तकनीकी कुंभ में काफी चर्चित रही, वहीं से यह संबंधित है। नैनी डंपिंग यार्ड, बसवार डंपिंग यार्ड, झूसी डंपिंग यार्ड या फाफा मऊ डंपिंग यार्ड? तो देखिए इसका सही विकल्प तो बी है, बसवार डंपिंग यार्ड। मियावाकी तकनीक बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आई है जापान से। और अकीरा मियावाकी एक व्यक्ति थे जिन्होंने की 1970 के दशक में जापान के एक मंदिर के आसपास जंगलों में इस तकनीक को देखा था, वहीं से उन्होंने इसको विकसित किया, जिसमें स्थानीय प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनको नेचुरल जंगल के रूप में विकसित किया जाता है। कम क्षेत्र में ज्यादा पौधे लगाए जाते हैं, 3 से 5 पौधों की संख्या होती है। 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 3 से 5 पौधे लगाए जाते हैं। स्थानीय प्रजाति के वो पौधे होने चाहिए और उनको शुरुआती वर्षों में काफी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है और 3 साल के बाद उनको उन पर ध्यान नहीं भी देंगे तो वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, आत्मनिर्भर वन के रूप में वो विकसित हो जाते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में मियावाकी तकनीकी का प्रयोग किया गया और 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल बनाए गए। बसवार डंपिंग यार्ड इसका सही जवाब था, हर एक क्षेत्र में उसको परिवर्तित किया गया। अब मियावाकी तकनीकी की विशेषता क्या होती है? तो विशेषता आपको देखिए यहाँ पर, एक तो पारंपरिक जो वनीकरण होता है उसकी तुलना में 10 गुना यहाँ पर जल्दी वन के रूप में हमको बढ़ते हुए वृक्ष दिखाई देते हैं। साथ ही अन्य तरीकों की तुलना में 30 गुना अधिक ये घने होते हैं। साथ ही यह तकनीकी शहरी क्षेत्रों में छोटे स्थानों पर जंगल विकसित करने के लिए काफी उपयोगी है और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने में भी सहायक है। इसमें स्थानीय और देशी प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं जिससे कि ये एक नेचुरल जंगल का रूप लेता है, एक नेचुरल वन का रूप लेता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज संगम में किस बैक्टीरिया का स्तर 100 मिलीलीटर जल में सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया? साल्मोनेला, दूसरा है फीकल कोलिफॉर्म, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस या चौथा है स्टेफिलोकोकस? तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, इसका जवाब है फीकल कोलिफॉर्म। अब देखिए यहां पर जो सीपीसीबी है अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में उसने क्या कहा कि जो प्रयागराज संगम है वहां पर फीकल कोलिफॉर्म नाम का जो बैक्टीरिया है उसका जो लेवल है वो 100 मिलीलीटर जो पानी है उस जल में 2500 यूनिट की जो सुरक्षित सीमा उससे कहीं ज्यादा है। बेसिकली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीवों का संग्रह है जो मुख्यतः क्या होता है, गर्म ब्लड वाले, जो हॉट ब्लड होता है जिनका, और ऐसे मनुष्य या जानवरों में विशेष रूप से उनके द्वारा जो उत्सर्जित मल होता है उस मल या अपशिष्ट में ये पाया जाता है और आमतौर पर पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में इसको जाना जाता है। इसी में अन्य जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है उसके अंतर्गत एस्चेरिचिया है, इसके अलावा क्लेब्सिएला है और ई कोली है, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जल स्रोत में जब इनकी उपस्थिति होती है
तो यह हानिकारक रोगाणु जैसे कि वायरस हो गया, परजीवी हो गया या अन्य संक्रामक बैक्टीरिया हो गया, उनका भी पता इसके माध्यम से चलता है। स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव ठीक नहीं होता है। इनके माध्यम से कई रोग होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं त्वचा पे, नेत्र के संक्रमण में, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, श्वसन संबंधी समस्याएं इनके कारण हो सकती हैं। अगला प्रश्न है सौर निर्जलीकरण। ये एक तकनीक है, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। ये किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? विकल्प आपके सामने है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इसरो या सीएसआईआर। तो इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक है इसको डेवलप किया है। क्या है ये टेक्निक, इसको देखिए। तो दरअसल इसने ये नई सौर निर्जलीकरण तकनीकी का विकास किया है। इससे जो फल होंगे, जो सब्जियां होंगी, उसको सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सौर ऊर्जा के माध्यम से सुखाया जाएगा और सुखाने की सुविधा ये सोलर एनर्जी से प्रदान करने की तकनीक जो है, इसी को हम सौर निर्जलीकरण तकनीकी के नाम से जान रहे हैं। ये बेसिकली एक टिकाऊ तरीका है और इसका उद्देश्य ये है कि किसानों की जो आमदनी है उसको बढ़ाया जाए, फसल की जो बर्बादी होती है उस बर्बादी को कम किया जाए। और हाल ही में इसके लिए 30 किसानों को सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। बेसिकली जो सोलर डिहाइड्रेशन है वो पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। एक तो इसमें यह खास बात है, इससे क्या होता है, ऊर्जा की बचत होती है और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव, किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने से जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनकी आवश्यकता भी कम होती है और हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी संरक्षण होता है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2025 को देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास कहां किया? अब देखिए, कोई भी संयंत्र अगर देश का पहला संयंत्र है तो अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। यहां मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, आप सब जरूर ध्यान दें। चूंकि ये देश का पहला है तो राज्य के लिहाज से भी और किसी अन्य परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। विकल्प आपके सामने है, गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी और कानपुर। क्या है पहला? तो पहला बायोपॉलीमर संयंत्र है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या है आपका? विकल्प सी है, लखीमपुर खीरी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी में, वहीं पर कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया। अब जब बायोपॉलीमर संयंत्र है, इसका मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल है, चाहे वो थैले हो गए, चाहे वो बायोपॉलीमर से बनी हुई जो भी चीजें हो गई, बैग्स हो गए, कप हो गए, ग्लास हो गए, ये सब बनाए जाएंगे। और ये संयंत्र बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड के द्वारा इसको 2850 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ये एक जैविक तरीके से पॉलीमर उत्पादन का काम करेगा और साथ ही साथ इससे पर्यावरण के अनुकूल जो औद्योगिक क्रांति है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है जो प्लास्टिक के थैले, कप, गिलास हम प्रयोग करते हैं, अक्सर शादी विवाहों में आप लोग देखते होंगे ढेर लग जाता है इस तरह की चीजों का, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बायोपॉलीमर का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण का जो संकल्प है उसको भी साकार करने में सफलता मिलेगी। इसमें बोतलें बनाई जाएंगी, प्लेट बनाई जाएंगी, कप, थैले इत्यादि चीजें बनाई जाएंगी जो पूरी तरह से क्या होंगी? डिस्पोजेबल होंगे। इसका मतलब कि वो 3 महीने की एक समयावधि होगी, उस समयावधि के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जबकि प्लास्टिक को आप जानते हैं कि वो नष्ट नहीं होता है। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। आज का अभ्यास प्रश्न आज आपके लिए छोड़ते हैं, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश में देश के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र की स्थापना किस कंपनी द्वारा की जा रही है? विकल्प आपके सामने है, बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।